टॉपिक पढ़ा रहा था आपके आने वाले एग्जाम्स, आपके यूपी टेट प्राइमरी, जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर, या फिर रिट एग्जाम्स, कहीं पर भी आप हाई लेवल की ईवीएस पढ़ते हो वो, जिसमें से मैंने आपको पहला जो कि आपका प्रकृति या फिर पर्यावरण एवं जीव जंतु जो है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिक कि ये तंत्र है, वो मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन शॉर्ट टर्म में। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारी प्राकृतिक या फिर हमारा प्राकृतिक संसाधन, जिसे आप नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हो। ओके, धीरे धीरे मैं आपको इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट करता रहूंगा, तो जो बच्चे इंग्लिश के हैं तो वो थोड़ा सा मैनेज करिएगा इस चीज को। दीपक पवार बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से, नमस्कार दीपक आपको। दीपक जी का तो अलग ही मैसेज चमकता है। चलिए ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, हमारा प्राकृतिक संसाधन या फिर हमारे प्राकृतिक संसाधन, आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं आखिर होते क्या हैं, तो देखो सरल शाब्दिक शब्द में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल, वृक्षों का इस्तेमाल, पर्वतों का, मट्टी का, अलग अलग चीजें जो भी आपके आसपास है, जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हो, वही क्या कहलाता है, हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ओके, अब ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो अपने आप में ही काफी उलझा हुआ है, जिसको मैंने एक सरल शब्द में एक चार्ट बनाने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो यहां लिख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला जैविक यानी कि बायोटिक, और अजैविक यानी कि अबायोटिक। ओके, ध्यान रखिएगा, जैविक और अजैविक, जैसे कि हमने कल पढ़ा था जैविक और अजैविक, उसी प्रकार से ये भी है, तो ध्यान रखिएगा। सर ये कौन सी क्लास की ईवीएस करवा रहे हो, तो डियर ये 6th 7th 8th क्लास की ईवीएस करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़े से साइड हो जाइएगा। बिल्कुल डियर, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा स्क्रीनशॉट देने के लिए मैं आपको साइड हो जाऊंगा। और कुछ, चलिए तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं। ओके, अब ये जैविक आखिर होता क्या है, बायोटिक आखिर होता क्या है, तो वो सारे संसाधन जो जीवित हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैविक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कोई भी वृक्ष लगा लो, क्या है आपका, जीवित है। ओके, तो कोई भी जीव जंतु, कोई भी संसाधन जो आपका जीवित हो, वो क्या कहलाएगा, आपका जैविक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बांट भी दिया जंतु। अब जंतु, कोई से भी जंतु लगा लो, वो आपके क्या है, सारे के सारे जीवित हैं। या फिर वनस्पति लगा लो, वनस्पति भी सारे के सारे प्लांट्स वगैरह जो है वो जीवित हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, जैविक रिसोर्स कहलाएंगे। ओके, वहीं पर अजैविक की बात करी जाए तो अजैविक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका नव्यकरणी बोल लो या फिर नवीनकरण बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, और दूसरा अनव्यकरण यानी कि रिन्यूएबल और अनरिन्यूएबल, जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई चीज एक्सपायर हो जाती है तो आप इसको रिन्यू करवा लेते हो ना, लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है आपका मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तो आप उसको दोबारा रिन्यू करवा सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो संसाधन जिसको आप दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिन्यू कर सकते हो, और वो संसाधन जिसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आप रिन्यू नहीं कर सकते, तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बिल्कुल डियर, ये प्राइमरी, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर और सुपर टेट जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो जैविक है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, वनस्पति और जंतु। इसको आप साइड कर दो, यहां से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैविक से इतने यहां पर नहीं बनते, यहां पर बनते हैं आपके अजैविक से। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संसाधन है जो कि नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। तो नवीनीकरण के अंतर्गत वो सारे संसाधन आएंगे जिसको हम दोबारा रिन्यू करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मट्टी, जैसे कि जल, जैसे कि वायु, जैसे कि सौर ऊर्जा,
ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिसको हम रिन्यू करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा ना करें तो, या जरूरत से ज्यादा वेस्टेज ना करें तो। फॉर एग्जांपल के रूप में मिट्टी, मिट्टी का हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद वगैरह डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटाव करेंगे, तो मिट्टी जो है एक जगह से भूसंकलन होकर दूसरी जगह चली जाएगी, नहीं तो समुद्र में चली जाएगी। तो इनका इस्तेमाल अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करोगे तो आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में। ओके सर, 6th 7th 8th की ईवीएस होती है, आप तो 1st to 3rd 4th 5th और ईवीएस की कब कराओगे? पहले डियर 6th 7th 8th की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले वो करवा रहा हूं। क्लास 1 2 3 4 5 की बात करो तो 1 2 में ईवीएस नहीं होती है, क्लास 3rd to 5th में ईवीएस होती है यूपी टेट में, 3rd की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 4th और 5th की इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, इनका इस्तेमाल आप दोबारा रिन्यू करके कर सकते हो। जैसे कि जल, जल देखा होगा आपने, जल के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, अगर हल्के पैमाने पर जल प्रदूषित हो रहा है तो वो उसको क्या करते रहते हैं, वो उसको शुद्ध करते रहते हैं। लेकिन आप बड़े कगार पर जलों को प्रदूषित करोगे तो वो जीव जंतु भी उसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, वो बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब आपकी वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब आसमान में होता है तो बड़ा शुद्ध होता है, लेकिन आसमान में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के धूल कण है, अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, तो वो जैसे उनके संपर्क में आती है तो पानी जो होता है वो दूषित हो जाता है। जैसे वो जमीन पर गिरता है तो धूल मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या हो गया, दूषित हो गया, आप उसको पी नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही वो जमीन धीरे धीरे उस पानी को सोखती है तो जमीन की ऊपरी परत, निचली परत, फिर उसकी नीचे वाली कंकड़ वाली परत, फिर चट्टानों वाली परत, इन सभी से छनती हुई नीचे चली जाती है, जिसका हम बोरिंग का इस्तेमाल करके फिर शुद्ध पानी निकालते हैं। तो अपने आप में ही पृथ्वी क्या है, एक एक्वागार्ड का, एक आरओ का क्या कर रहा है, काम कर रही है। तो उसको हम ज्यादा दूषित नहीं करेंगे तो प्रकृति जो होती है हमें दोबारा वो शुद्ध करके दे देती है। इसलिए कहा मैंने आपका कि जरूरत से ज्यादा दूषित ना करने पर आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं। और अनवीनीकरण के अंतर्गत आपके जो खनिज है, जैसे कोयला, कोयला आप निकाल कर इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन वो दोबारा कब बनेगा, कितने सालों में बनेगा, कुछ नहीं पता। पेट्रोल वगैरह कब बनेगा, कितने सालों में बनेगा, कुछ नहीं पता। जो भी आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो भी आपकी जैसे कि पेट्रोल हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, ये लाखों वर्ष पहले जब पशु वगैरह दब गए थे जमीन के अंदर, उनके प्राकृतिक क्रियाओं के कारण हमें ये ईंधन प्राप्त हुए हैं। तो एक बार ये खत्म हो गया, पेट्रोल अगर खत्म हो गया दुनिया में, तो दोबारा उसको बना पाओगे नहीं। जब तक हमें क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तब तक आप उसको बना ही नहीं सकते। तो इन चीजों का आप रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते, इन चीजों का आप कर सकते हो। ओके, तो यहां तक आपको किस किस बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप मुझे बताइए कि पहला, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, उसके कितने भाग हैं, और कौन सा नवीनीकरण है और कौन सा अनवीनीकरण है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हम गरीब बच्चों के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू अंकित यादव वीरियर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, फिर इसके आगे चलते हैं, क्योंकि ये चार्ट जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट में, रिट में, या फिर अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए क्लियर है तो लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लो डियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। लीजिए अब चलते हैं, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, इसमें हम एक एक के बारे में बात करेंगे। मिट्टी, जल, वायु, सौर ऊर्जा, खनिज या फिर जीवाश्म ईंधन। जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम मिट्टी के बारे में, हमारी मृदा के बारे में, हमारी सॉइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बार यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो फिर बच्चे अपना टॉपिक क्या कर लो, नोट डाउन कर लो अपना टॉपिक आज का, जो कि है मृदा, सॉइल या फिर मिट्टी, कुछ भी बोल सकते हो आप, अपनी लैंग्वेज में समझना चाहो जैसे भी आप समझ सकते हो। सर यूपी टेट की सीडीपी कब से स्टार्ट करोगे? डियर मैंने आपको बोला ना, मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूं ऑफलाइन क्लासेस में या फिर अदर जो पेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस है उसमें, तो मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं जरूर आपको दे रहा हूं। अभी मेरे पास फिलहाल एक ही क्लास का टाइम है यूट्यूब पे चलाने के लिए, अच्छी क्लास चलाऊंगा तो, अगर ऊपरी ऊपरी पढ़ा दूं मैं आपको इजिली तो मैं 2-3 क्लास ले सकता हूं, लेकिन मुझे डीपली पढ़ाना पड़ रहा है, सारी चीजें बनवानी पड़ रही है, बैठना पड़ रहा है बनाने के वहां पर। इसलिए अगर डीपली पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है,
क्वालिटी वाइज पढ़ना है तो डियर मैं एक ही क्लास दे पाऊंगा। सीडीपी में आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा शाम को 4 बजे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो थोड़ा सा आप सभी क्या करें, उस चीज को ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। चलिए, मृदा यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी। अब ये मृदा यानी कि मिट्टी आखिर होती क्या है, तो आप सभी को पता है मिट्टी या फिर मृदा या फिर सॉइल, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मैंने आपको बोला ना, रिन्यू करके आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें गोबर खाद डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट डालकर इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हो, तो आप बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और आप सभी को पता है पूरी पृथ्वी के भाग के ऊपर 43%, कितने प्रतिशत, 43% जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है, क्या होता है, कृषि होता है। और बाकी 27% भूमि जो है उसमें पर्वत पठार वगैरह है, और बाकी जो 30% है उसमें खनिज वगैरह है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारी भूमि का परसेंटेज बटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखना है कृषि जो है उसमें 43% हमारा जो भाग है भूमि का, हम उस पर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कृषि के लिए। अब कृषि के लिए आप सभी को क्या हमें चाहिए, मिट्टी। तो ये सबसे क्या है, नवीनीकरण प्राकृतिक रिसोर्सेज है हमारे लिए, और यह पौधों के विकास का क्या है, माध्यम है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है पौधे जो है मेन जो पनपते हैं, जड़ का पकड़ाव बनता है वो मिट्टी के कारण ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा क्या है, मिट्टी है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जैसे कि हम सभी हैं, हम भी तो पेड़ के ऊपर निर्भर है, और पेड़ कहां पर उग रहे हैं, पौधे कहां पर उग रहे हैं, जमीन पर ही उग रहे हैं। तो अधिकतर जीव जो है इन्हीं के पोषण के ऊपर निर्भर है। और मृदा यानी कि मिट्टी एक जीवांत तंत्र है, क्या है, बहुत चीजों को जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीवांत तंत्र कहलाता है ये। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, तो उसके लिए अनेकों चीज, अनेक तत्व आपके निर्भर होते हैं, चाहे वो तापमान परिवर्तन हो, बहते जल की क्रिया हो, क्योंकि बहते जल के कारण पर्वत जो होते हैं वो कटते हैं, पानी पर्वतों को काटते हुए लाती है ना, अपने साथ छोटे छोटे कण ले आती है, और वही मिट्टी आगे चल के अलग अलग नदी जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, ये सारे के सारे क्या लेके आती है, अपने साथ कण लेके आती है, या फिर हवा के द्वारा उड़कर आती है, या हिमनद के या फिर अपघटन के कारण जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो दूर मरे जीवों को खाकर वो धीरे धीरे खाद के रूप में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इन सभी के कारण जो होती है, क्या बनती है, मृदा बनती है, मिट्टी बनती है। ओके, बेसिक चीज है, ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को, किसके, मिट्टी के अध्ययन को स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है, पेडालॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है। ओके, अगर कोई व्यक्ति मिट्टी का अध्ययन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कृषि करते हो, खेती करते हो, तो अपनी मिट्टी की जांच करवाने के लिए मिट्टी अनुसंधान केंद्र में ले जाते हो ना, जहां पर आप ये चेक कर सको मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, कौन सी फसल उगाने के लिए उपयोगी है, कौन सी अच्छी है। तो उस चीज का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, पेडालॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये यूपीटेट की क्लासेस है क्या, बिल्कुल डियर, ये यूपीटेट के लिए, मुझे लगता है बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है उनको, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए मिट्टी की बात करी जाए तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के कारण या उनके आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये नाम ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में, कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो 6th, 7th, 8th क्लास की ईवीएस की बुक है उसमें केवल 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बोल रखा है। कौन कौन सी 3 प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये केवल 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बात कर रखी है और कोई मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रखी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, परिषद है, इसने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित करा है। कौन कौन से 8 पार्टों में विभाजित करा है? पहला एल्यूवियल सॉइल जिसे आप जलोढ़ मिट्टी कहते हो, दूसरा ब्लैक सॉइल जिसे आप काली मृदा कहते हो, तीसरा लाल और पीली रेड एंड येलो सॉइल, तीसरा लेटराइट जिसे इंग्लिश में भी यही कहा जाता है मिट्टी। नेक्स्ट है आपका मेन आपकी यही है, इसलिए मैंने आपको रेड से हाईलाइट कर रखा है, हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म लवण
आपका पीठ में है या फिर वन। ये आपके टोटल 8 प्रकार की मृदा बांटी गई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू भारतीय कृषि अनुसंधान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। 4 ये जो है प्रमुख है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं, और 4 आपके वहां पर है। जिस बच्चे को नोट डाउन करना है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकते हैं। ले लिया होगा। चलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, इसको बताइए। सर इनको एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल डियर, इनको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी आपको बस इतना बताया है कि भारतीय अनुसंधान जो परिषद है उसने 8 प्रकार की मिट्टी बताई है। तो हमने केवल अभी तक यहीं तक ही पढ़ा है। इसका एक्सप्लेन हम अभी करेंगे कि कहां पाई जाती है, कितना परसेंटेज पाया जाता है, कौन सी फसल इसमें उगती है, प्रमुखता क्या है, सभी की सभी चीजें पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए आप। चलिए, डन 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 डन, पूरा आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं इन मिट्टियों के बारे में। तो पहली मिट्टी लिख लीजिए आप, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। अब ये मिट्टी जो है वो भारत के लिए अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है, आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। आपको अच्छी तरीके से एक खेत का फील्ड ही दे दिया मैंने आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हुए चलिए एक एक पॉइंट को। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिंदु लिख रखे मैंने केवल। ठीक है, पहला बिंदु कि ये जो मिट्टी है वो भारत के लगभग 40% भाग में देखने को मिलती है। अब कई बुकों में ये आपको लगभग 43% भाग लिख रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और एससीईआरटी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो वो 40% बताती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी जो है भारत के लगभग 40% हिस्से में पाई जाती है, और ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे ज्यादा भूमि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लगभग 40% पर। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है, यह मृदाएं ये जो हिमालय है उसकी 3 प्रमुख नदी तंत्रों जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आप सभी को पता है, जो हमारा हिमालय है उसकी 3 प्रमुख नदी है। ये कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, इसके द्वारा निरपेक्षों से बनी है। यानी कि ये जो नदी है जो पर्वतों को ऊपर से बहती हुई आती है और अपने साथ पर्वतों को काटती हुई लेकर आती है। देखा होगा जब पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो पर्वतों को काटती हुई ऊपर से छीलती हुई लाती है, तो उनके द्वारा ये लाया गया है, और इन किनारों के अधिकतर ये मिट्टी देखने को मिलती है। वीडियो के एंड में मैंने आपको एक मैप भी दे रखा है कि कौन से भाग में कितनी मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से इलाके में देखने को मिलती है। तो पहले आप मिट्टी पढ़ लो, फिर मैं आपको मैप दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये मिट्टी प्रमुख लाई जाती है। साथ ही साथ में जो हमारा पूर्वीय तटीय मैदान है, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, यूपी बिहार साइड की बात करी जा रही है। ठीक है, उसमें विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपकी महानदी आती है नीचे की तरफ, पूर्वी की तरफ, चाहे आपकी गोदावरी हो, चाहे कृष्णा नदी हो, आप सभी को पता है कावेरी नदी हो, ये सारी नदियां जो हैं वहां पर जो डेल्टा बनता है वो कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो मृदा है, ये जो मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मिट्टी 2 प्रकार की होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। एक होता है आपका बांगर और एक होता है आपका खादर। अब बांगर जो होता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो ओल्ड हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है, बरसात वगैरह आती है, उसके साथ नदी अपने पानी के साथ लेके आती है नई मिट्टी, वो खादर होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। और बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे कि यूपी बिहार साइड में जो है, यूपी बिहार साइड में गंगा नदी तट के किनारे अधिकतर आपका देखा होगा बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो उसमें मिट्टी क्या होती है, एक्सचेंज होती रहती है बाढ़ के साथ में, अधिक उपजाऊ होती है। तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक उपजाऊ कौन सी होगी, तो खादर होगी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होगी। ठीक है, इंग्लिश पॉइंट है, ओ सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है सभी की सभी पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल।
चलिए आगे बात करें जाएं तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर अधिकतम जो पाया जाता है वो पोटाश पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना युक्त होती है इसके अंदर। कहने का मतलब यहां पर है कि चूने से जो पीएच वैल्यू जो होता है अगर ये ज्यादा पड़ जाता है तो पीएच वैल्यू जो है मिट्टी का गड़बड़ा जाता है और एसिडिक हो जाती है। मिट्टी जो होती है ज्यादा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती। लेकिन इनमें सारी की सारी चीजें प्राकृतिक रूप से होती है। जैसे कि जो पर्वतें होती हैं, पत्थर होते हैं, उसका जो ऊपर से खरोचा जाता है, स्टोन डस्ट निकलता है, वो क्या करता है, कैल्शियम का काम करता है, चूने के रूप में इस्तेमाल करता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो बढ़ाता है। अगर प्राकृतिक इस्तेमाल करोगे तो, नेचुरल इस्तेमाल करोगे तो। ओके, तो ये नेचुरल पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त इसमें अधिकतम मात्रा में देखने को मिलती है। और इस मिट्टी के अंदर गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये मानी जाती है। किस चीज के लिए, गन्ने, चावल, गेहूं और आपकी किस चीज के लिए, दलहन फसलों के लिए। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि धान की खेती के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। चावल मैंने आपको बताया ना, चावल जब छिलकों के अंदर आता है तो उसको हम धान ही कहते हैं। अधिकतर यूपी साइड के बच्चे होंगे, आप अधिकतर गांव साइड के बच्चे होंगे तो बच्चों को इनको पता होगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। नहीं डियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वीडियो की रुकने की। आपके वहां नेट की प्रॉब्लम होगी तो होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज 1 मंथ के बाद सर की क्लास ज्वाइन करिए कुछ चलिए आगे क्या बात कर रखा है, आगे बोल रखा है कि अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में गहन कृषि, सबसे ज्यादा कृषि देखने को मिलती है इस वाले जलोढ़ मिट्टी के ऊपर। ओके, तो ये था आपका सारा का सारा जलोढ़ मिट्टी के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, ले लीजिए भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिट्टी आ जाती है आपकी ब्लैक सॉइल, यानी कि आपका काली मृदा। अब ये जो मिट्टी होती है इसका जो निर्माण होता है वो आपकी जो बेसोल्ट चट्टानी होती हैं उनके टूटने से, या जो लावा का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे जब ठंडी हो जाती है उस लावा के कारण इनका होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से वह मिट्टी कौन सी है जिसका बेसोल्ट चट्टान या लावा के प्रभाव से उसका निर्माण होता है, तो वो है आपकी ब्लैक सॉइल। ओके, डायरेक्टली वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे? तो डियर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी एप्लीकेशन डीके एकेडमी पर अपलोड करवा दिया जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है डियर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो काली मृदा है वो अधिकतर कहां पर पाई जाती है? जो हमारा दक्कन के पठार है, प्लेट्यूज है हमारे जो ढक्कन के, वहां पर अधिकतर ये वाली मृदा देखने को आपको मिलेगी। खासकर आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में कुछ देखने को मिलता है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के कुछ भाग में ये मिट्टी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, साथ ही साथ में नमी के धीरे अवशोषण और नमी के श्रेय की इस विशेषता के कारण काली मृदा जो होती है वो एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। अब ये पूरा का पूरा शुद्ध हिंदी होगी, इस चीज को ये समझ लीजिए, काली मिट्टी जो होती है ना एक तरीके से रेतीली मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, आपने रेत में देखा होगा जब आप उसमें पानी डालते हो तो धीरे धीरे वो मिट्टी पानी को सोखती रहती है और जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब वो बहना शुरू करती है। नहीं तो रेत के अंदर देखा होगा ना पानी सोखने की शक्ति होती है, उसी प्रकार की ये मिट्टी जो है इसमें पानी सोखने की शक्ति होती है। क्या होता है इसमें? पानी सोखने की शक्ति होती है, इसलिए इसमें पानी जो होता है ठहराव यानी कि रुका रहता है, जिसके कारण कुछ फसलें ऐसी हैं जिसको इनमें उपजाया जाए तो उनको काफी पानी आराम से मिल जाता है, इसलिए अपने अंदर नमी को बनाए रखती है। और नमी को बनाए रखने के लिए जो काली मिट्टी है इसको या तो रेगोर या फिर काली वाली कपास वाली काली मिट्टी, यहां पर आपको क्या बोला जाएगा, कॉटन ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल कॉटन इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कपास वाली काली मिट्टी या फिर रेगर, ये दोनों के दोनों नाम जो है वो काली मृदा यानी कि काली मिट्टी के ही नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो काली मिट्टी, या फिर काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो ये कपास वाली काली मिट्टी, या फिर आप बोल सकते हो रेगर या फिर ब्लैक
कोई भी नाम देखने को मिले तो ये सारे के सारे नाम इसी के ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो मिट्टी है अपने अंदर नमी को बनाए रखती है, लंबे समय तक पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, रोक कर रखती है, थाम कर रखती है। इसलिए इस मिट्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है वो कपास की जाती है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास वाली काली मिट्टी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है या फिर कपास की खेती सबसे सर्वाधिक किस मिट्टी में की जाती है, तो वो काली मिट्टी में करी जाती है। क्यों? क्योंकि पानी को रोक कर रखता है और कपास को पानी की जरूरत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाए तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका काली मृदाओं में चूना, लोहा, ध्यान रखिएगा, चूने, लोहा, आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा किस किस के? चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसका जो तत्व है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जो ये पूछ रहे हैं बच्चे किस बुक का है, किस बुक का है, तो डियर ये है क्लास 6, क्लास 6, 7th, 8th जो यूपी में बुक चलती हैं उन बुक का है, यूपी बोर्ड का है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा उसी के साथ नहीं है, बाकी साथ ही साथ में ये एनसीईआरटी का निचोड़ भी है। इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी की क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 12th की ज्योग्राफी भी है। तो ये सारी की सारी चीजों को मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं, एक जगह इकट्ठा करवा के पढ़ा रहा हूं। यूपी टेट में तो केवल आपको ये बोल रखा था कि मिट्टी 3 प्रकार की होती है, बस, और कुछ नहीं, उसका एक्सप्लेन नहीं कर रखा था। तो वो मैंने आपको एनसीईआरटी से उठा कर लिया ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो ये सारी की सारी निचोड़ आपको एक जगह दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां नहीं मिलेगा, अगर आप एससीईआरटी पढ़ोगे तो वहां नहीं मिलेगा, दोनों बुक का ही निचोड़ है। तो यहां से आपको समझ में आ गया, ब्लैक मिट्टी, काली सॉइल। स्क्रीनशॉट ले लो जिस जिस बच्चे को पढ़ना है, ओ जिस जिस को चाहिए। चलिए आगे चले नेक्स्ट मिट्टी के ऊपर। नेक्स्ट मिट्टी आ जाती है आपकी या तो लाल या फिर पीली, कुछ भी बोल सकते हो, या तो लाल या तो पीली। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो होती है देखने में थोड़ी देर के लिए लाल होगी, जब पानी पड़ जाएगा तो पीली सी दिखने लग जाती है, इसलिए इसको लाल और पीली दोनों मिट्टी कहा जाता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, वैसे अधिकतर इसका नाम जो मिट्टी का रखा गया वो रेड सॉइल रखा गया, लाल मृदा रखा गया है। ओके, चलिए इस मिट्टी के अंदर जो है वो सिलिका और आयरन की मात्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए इस मिट्टी में सबसे ज्यादा किसके तत्व देखने को मिलते हैं, तो सिलिका और आयरन के तत्व इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका जो लाल रंग है वो किस कारण है, तो इस मिट्टी के अंदर मैंने अभी आपको बताया आयरन ऑक्साइड, क्या होता है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, जिसके कारण ये लाल मिट्टी दिखाई देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका कारण क्या है, तो इस मिट्टी के अंदर अधिकतर मात्रा आयरन ऑक्साइड की होती है, जिसके कारण ये क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह मिट्टी जो होती है उर्वरकता विहीन होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है ज्यादा। ध्यान रखिएगा, उर्वरकता विहीन होती है, कम उपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ करने के लिए अधिकतर इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूने का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, जैसे कि रॉक डस्ट का इस्तेमाल करोगे जो नेचुरल होता है, उसको ज्यादा भी डाल देता है तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो पनवाड़ी वाला चूना होता है उसका इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हो तो पीएच वैल्यू गड़बड़ा जाती है मिट्टी की। लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और उसके साथ साथ आप इस मिट्टी में कपास, दाल या फिर जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती इस मिट्टी के अंदर आराम से की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो होती है वो कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, चूने का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उपजाऊ बनाने के बाद आप कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती इसके अंतर्गत कर सकते हो। अगर पूछा जाए ये मिट्टी कहां देखने को मिलती है, तो ये मिट्टी अधिकतर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान जो होता है वहां पर, दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी घाट में पहाड़ियां जो हैं उनके वहां पर देखने को ये मिट्टी देखने को मिलती है। अभी नाम ध्यान रख लीजिए, इमेज के द्वारा मैं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इन चारों मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो इस मिट्टी के बारे में, रेड सॉइल के बारे में बस इतनी इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। साई दृष्टि कह रहे हैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊं मैं, शाबाश, अच्छा गाना है काफी। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या बोल रखा है, लास्ट जो कि आपका लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है इसका नाम कैसे पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, एक भाषा है आपकी ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में से एक शब्द पड़ता है, कौन सा, लेटरल। लेटरल क्या, लेटरल से बना है लेटराइट मिट्टी, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। अब ईंट से समझ जाइएगा, ये जो मिट्टी होती है यानी कि जो लेटराइट मिट्टी होती है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है मकान बनाने में। अब मकान बनाने में किस चीज का इस्तेमाल होता है, ईंटों का। अब ईंटें किस चीज की बनती हैं, मिट्टी की। तो इस मिट्टी की ज्यादातर क्या बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किस मिट्टी की मदद से मकान तैयार किए जाते हैं या ईंट तैयार किए जाते हैं, तो लेटराइट मिट्टी की हेल्प की वजह से ईंटें तैयार की जाती है। इमेज देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है, पथरीली मिट्टी होती है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो ये मिट्टी है, जो ये मृदा है, अधिकतर आपको उष्णकटिबंधीय और आपका उपोष्ण, जो आपकी कटिबंधीय इलाके हैं, वहां के जलवायु जो आर्द्र या फिर शुष्क जो ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण जो होती है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। कहां पर, अधिकतर उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में, जो मालाबार वो आपका है पूरा तटीय इलाका, उस इलाके में अधिकतर आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है इस मिट्टी की, वो 6 से भी ज्यादा होती है। वैसे जो कहा जाता है नॉर्मल 3.5 4 5 के आसपास देखने को मिलता है मिट्टी का, लेकिन इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से भी ऊपर होती है। इसलिए मिट्टी क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। अब पूछा जाए कि किस क्षेत्र में मिट्टी मिलती है ये, तो दक्षिणी राज्य जो है आपके, वहां महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है वहां, उड़ीसा है जो वहां, पश्चिम बंगाल है वहां कुछ भागों में, और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाने वाली ये मिट्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मिट्टी देखने को मिलती है। अब इस मिट्टी के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है, तो लो ऑक्साइड या फिर पोटाश की मात्रा अधिकतर देखने को मिलती है। इस मिट्टी का संरक्षण करने के बाद, यानी कि इस मिट्टी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, उपजाऊ करोगे, बना के रखोगे, इसमें खाद वगैरह, जैविक वगैरह या फिर गोबर की खाद, कंपोस्ट वगैरह डालोगे, तब जाकर ये मिट्टी जो है उचित पीएच वैल्यू पर आती है, उपजाऊ बनती है, तब जाकर आप इसमें थोड़ी बहुत खेती कर सकते हो। अधिकतर जो खेती की जाती है वो कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु साइड में इस मिट्टी को उर्वरक शक्ति बढ़ाकर इसमें किसकी खेती की जाती है, चाय और कॉफी की खेती की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु साइड में इसकी उर्वरक शक्ति बचाकर बढ़ाई जाती है, तब इसमें चाय और कॉफी की खेती की जाती है। और उसी के साथ साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ही इस लाल लेटराइट मिट्टी में किस चीज की खेती की जाती है, काजू की खेती की जाती है। किस चीज की, काजू की खेती की जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे कह रहे हैं सर आमतौर पर पीएच वैल्यू कितना होता है सॉइल का, तो डियर 3.5 से लेकर 7 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो यही 4 प्रकार की मिट्टी थी आपको केवल जो पढ़नी थी, लाल, पीली, काली, जलोढ़ और लेटराइट। ये 4 इंपॉर्टेंट मिट्टी है, कहां पाई जाती है, कैसे बनती है, क्या इतनी उपजाऊ है, कौन सी मात्रा इसमें अधिकतर पाई जाती है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। अब चलिए इमेज के ऊपर, ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा भारत का भाग है जिसमें ये चारों की चारों मिट्टी जो है वो आप देख सकते हो, चाहे वो जलोढ़ हो, चाहे काली हो, लाल पीली हो या फिर लेटराइट मिट्टी हो। यहां पर अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर ये वाला जो कलर देख रहे हो, ये वाला जो कलर है वो जलोढ़ मिट्टी का है। आप देख सकते हो कहां कहां है जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा जो भाग में देखने को मिलता है यही जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। कहा जाता है भारत के लगभग जो है वो 40% भाग में ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये देख सकते हो, ये वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका, नीचे जो तटीय इलाके हैं वो सब में यही मिट्टी है, पूर्वी भाग में यही मिट्टी है। ठीक है, तो लगभग भारत के 40% भाग में यही मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में बात करी जाए लाल और पीली मृदा की, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो कलर है, ये जहां जहां है
ये जो है पूरे के पूरे भारत में क्या मिलती है, लाल और पीली मृदा देखने को मिलती है। देख सकते हो ये सारा का सारा भाग जो है वो लाल और पीली वाली मृदा का भाग है। ठीक है, अगली बात करी जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी वाला ये जो काला रंग देखने को मिल रहा है आपको, ये वाले भाग में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेंगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और लास्ट में बच जाता है आपका लेटराइट मिट्टी, जो कि देखो ये वाला रंग है ना, ये वाला रंग हो गया, ये वाला रंग हो गया, ये वाला रंग हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लेटराइट मिट्टी के रंग है। ओके, तो यहां पर आप इमेज में देख सकते हो कौन सी मृदा कहां पर है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ज्योग्राफिकल मैप में भी आपको पता होना चाहिए किस इलाके में दिख रहा है, किस इलाके में नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी जो है यूपी बिहार साइड में तो सबसे ज्यादा वहीं पर ही मिट्टी देखने को मिलती है, ये वाला। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, ले लिया। चलिए, तो यहां पर आकर ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, मिट्टी के प्रकार और कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहां कहां पाई जाती है। अब चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करो कि मृदा यानी कि मिट्टी का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही आंसर कौन सा बच्चा बताएगा। चलिए, तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, वो बिल्कुल सही लगाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा और सबसे उपयोगी मिट्टी जो है वो यही है, लगभग लगभग भारत के 40% भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पढ़ो कि रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या नाम है, जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा इसका बताएगा, जिसको एक और नाम से जाना जाता है कपास की, कौन सी मृदा, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया काली मृदा, वो बिल्कुल सही लगाया है। रेगर मिट्टी को एक और मिट्टी यानी कि कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए क्या होगा सही आंसर। भारत में मृदा की ऊपरी जो आपकी परत होती है उसका ह्रास का मुख्य कारण क्या है। आपको मैंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो सॉइल है, निचला पथरीला भाग, नीचा चट्टानी पथरीला, हल्का सा आपका जो लवणीय भाग होता है वो, और ये होता है आपका ऊपरी परत। इस ऊपरी परत को किसके कारण सबसे ज्यादा क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, जल्दी से बताइए किसके कारण पहुंचता है। ये कुछ 4 भागों में बटी हुई है आपकी मृदा नॉर्मली वे से। तो तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चे ने लगाया तीसरे का बी वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। जैसे कि मैंने आपको बोला काटती हुई लेकर चली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। किस कारण से वो लवणीय हो रही है, लवण युक्त हो रही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो टॉपिक है वो उसमें आना चाहिए जल वाले टॉपिक में। जो खनिज में आपको पढ़ा रहा था जल वाले में, मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मृदा पढ़ाया है। तो जब मैं आपको जल वाला पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अधिक सिंचाई करने की वजह से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। बाकी मैं आपको इसका अच्छा पूरा अच्छी तरीके से जल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जल्दी से बताइए उनके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। 8 प्रकार की मिट्टी में इन्होंने भाग किया है, बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर बताइए क्या बोल रखा है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया है, कौन सी है सर्वाधिक मिट्टी, जलोढ़, एलुवियल सॉइल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस क्या बोल रखा है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर कॉटन। ओके, कपास की खेती के लिए जल्दी से बताइए, कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है। चलिए, तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया काली मृदा वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कपास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल